कक्षा 10 में विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु को। पिछले लेक्चर में हमने धातु अधातु की परिभाषाएं उनके गुणों को जाना था। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम धातुओं के रासायनिक गुण की बात करेंगे, साथ ही कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से आज की, धातु के रासायनिक गुण। तो पहला ही रासायनिक गुण लिखा है दहन, जिसे हम ऑक्सीजन से क्रिया कहते हैं। दहन माने होता है जलना। तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर आपके लिए बोर्ड पर इस टॉपिक को लिख दूंगा, जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण में पहला जैसे दहन है, दहन माने जलाना होता है, जलना होता है। और चूंकि कोई भी जो चीज है, कोई वस्तु है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, इसलिए हम उसको दहन अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कहते हैं। तो सामान्यतः देखने में क्या आता है, देखिए कि जो जैसे हमने जाना कि लगभग आवर्त सारणी में जितने हमारे तत्व हैं अधिकांश धातुएं हैं। तो लेकिन धातुओं में भी अलग अलग कैटेगरी है, अर्थात धातुएं भी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप का व्यवहार दिखाती हैं। उनकी क्रियाशीलता की बात अगर करें आपस में, तो धातुओं की क्रियाशीलता भी अलग अलग है। जैसे कुछ धातुएं तो बहुत शीघ्रता से जल जाएंगी, अर्थात वायु से रिएक्शन कर लेंगे, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे देखिए, अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएं Na+O2 एरो Na2, क्यों बनेगा Na2? क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है Na के नीचे, Na की 1 होती है वो ऑक्सीजन के नीचे। आप इसको बैलेंस करें तो O यहाँ पर 2 है, या Na यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 हो रहा है, या ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये देखिए 2 किए मैंने, तो ये Na 4 हो गया, तो इसलिए 4 करना पड़ा। तो सोडियम और ऑक्सीजन क्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बना रहा है, माने धातु का ऑक्साइड बना रहा है। अगर हम ऐसे ही बात करें K+O2, पोटेशियम है, तो KO2 माने K2O बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 होती है, K की 1 होती है। इसको अगर संतुलित करें तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 2 दूनी 4 4 की। बात अगर मैग्नीशियम की करें, एक धातु मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराएंगे तो MgO बनेगा, क्योंकि O की संयोजकता 2 Mg के नीचे, Mg की 2 O के नीचे, 2:2 को 1:1 भी कहते हैं, इसलिए MgO लिखा हुआ है। इसको बैलेंस करें, O 2 हो रहे हैं, तो Mg भी यहाँ पर 2 कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कॉपर है, Cu+O2, तो कॉपर का ऑक्साइड CuO बनेगा। हालांकि कॉपर की संयोजकता एक होती है, 2 होती है, लेकिन वो अपना उच्चतम ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर की भी 2 यूज हुई, ऑक्सीजन की भी 2, क्योंकि 2 को हमने 1 लिख लिया है, इसलिए Cu। तो इसको संतुलित करें तो यहाँ 2 आएगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो एक और लिखते हैं, देखिए एल्यूमिनियम वाली। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन क्रिया करें तो क्या बनेगा, Al और O लिख लो। O की 2 होती है Al के नीचे, Al की 3 होती है वो ऑक्सीजन के नीचे। इसको अगर आप संतुलित करें तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है और वहां पर 3 है, तो Al को बैलेंस कर लें पहले, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा। चलिए, लेकिन अगर आप देखें कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से करते हैं 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन Al कितना हो गया 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रही हैं, अर्थात धातुओं का जब दहन कराया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये कह लें, तो वो अपने धातुओं के ऑक्साइड बन जा रहे हैं। तो हम ओवरऑल एक रिएक्शन लिख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन, ठीक, और बन रहा है धातु, जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो बन रहा है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। तो ये हमारा पहला धातुओं का रासायनिक गुण है। थोड़ा और डिटेल में जाएं, अगर धातु ऑक्साइड जो बने हैं इनकी भी बात करें तो देखिए, सामान्यतः धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण वाले में भी बताया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, वो क्षारीय नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये है कि वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला है धातु का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम और कॉपर के जो ऑक्साइड है, ये तो क्षारीय प्रकृति के हैं सारे ऑक्साइड। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी का मतलब ये है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है। ठीक, जैसे आप देखें
Al2O3 प्लस NaOH और Al2O3 प्लस HCl, इन दोनों से क्रिया करके लवण बनाएगा, जो कि मैं भी आपको लिख के भी दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। बात अगर इनकी घुलनशीलता की करें, धातु के ऑक्साइडों की, ये तो इनका धातु ऑक्साइडों का व्यवहार हो गया, तो क्षारीय व्यवहार होता है अधिकांश धातु ऑक्साइडों का, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी हैं, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेगा, मानिए क्षार से भी क्रिया कर लेगा और अम्ल से भी कर लेगा और लवण और जल बनाएगा, जो कि मैं भी बना के भी दिखाऊंगा आपको रिएक्शन में। अगर हम धातु के ऑक्साइड की घुलनशीलता की बात करें, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें Na2O की, Na2O प्लस H2O, तो यहाँ पर ये NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन निकलेगी। ऐसे ये पोटेशियम का ऑक्साइड जो है इसकी भी कराएंगे तो KH बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्षार है। तो इस प्रकार से कहें अगर हम सामान्यतः जो कुल मिलाकर कहें वो मैं बता देता हूँ कि जो धातुओं के जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया कर, अर्थात अपने दहन होने पर, जलने पर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है अधिकांश वो क्षारीय प्रकृति होती है, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं, अर्थात वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अगर धातु के ऑक्साइडों की घुलनशीलता की बात करें, तो धातुओं के जो अधिकांश ऑक्साइड है वो अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलते हैं और जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ बताया भी है। अब इस पूरी थ्योरी को मैं आपके लिए प्रॉपर लिख देता हूँ और एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो इस सब थ्योरी को देखिए, मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है, इसको एक बार देखते हैं। जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, अर्थात उसका दहन होता है, तब देखिए धातु के क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी क्रिया लिखी थी कि Na+O2 Na2O क्यों बन रहा है, क्योंकि O की संयोजकता 2, Na की 1, तो इसलिए Na2O, ये K2O, पोटेशियम और ऑक्सीजन के बाद K2O, MgO, क्योंकि Mg की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2:2 को पहले 1:1 में लिख के MgO, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से Al2O3। फिर हम इसकी बात कर रहे थे कि सीधे कॉमन रिएक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके बना रहे हैं धातु ऑक्साइड। ये तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड। तो सामान्य सी बात आई कि जब धातुओं की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, जो कि मैंने आपको रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर लिखा है। फिर इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति की बात करें तो अधिकांश धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये लिखा है धातुओं के ऑक्साइड, ये लिखा है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे कि Al2O3। तो ये लिखा है जैसे Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लवण व जल बनाता है, जो कि मैंने आपसे कहा था मैं बताऊंगा क्रिया। तो Al2O3 प्लस 6HCl, तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखिए HO के साथ H2O बनाएंगे, AlCl के साथ AlCl3 बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि Al की संयोजकता 3, Cl के नीचे, Cl की 1, Al के नीचे। बहुत ध्यान है, अभिक्रिया बहुत आसान है याद करना। बात अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षार से कराएं, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, तो देखिए OH इस O के साथ मिलकर ये सब H2O बना लेंगे और यहां बन रहा है NaAlO2। ठीक, इसको बैलेंस करें तो 6H है, ये 3H2O आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करके लवण बना रहे हैं और क्षार से क्रिया करके भी लवण और जल बना रहे हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी है, जबकि अधिकांश ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। हालांकि मैंने समझाते समय, तो देखिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया, मैंने समझाते हुए फिर ये भी कहा था कि इन ऑक्साइड की घुलनशीलता की बात करते हैं जल में। तो इसके बाद मैं उस टॉपिक को लिख देता हूं, तब फिर आप उसको समझेंगे। तो देखिए बात इनकी घुलनशीलता को लेकर जो हम बता रहे थे उसको थ्योरी में मैंने लिखा है आपके लिए। तो इसमें लिखा है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो ज्यादा है, मोस्टली जो ऑक्साइड हैं जो बन रहे थे वो धातु के ऑक्साइड में जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, जो कि देखिए यहाँ अभिक्रिया के माध्यम से बताया है। ये धातु का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, जब जल से क्रिया कराई तो वही NaOH बनाएगा। भाई H2O को आप HOH में तोड़ दो तो NaOH के साथ जाएगा, ये 2 हैं तो 2 H ही हैं, तो इस H2O में HOH हो गया, तो एक और बचा यहाँ पर, एक H बचा यहाँ पर फालतू, तो ये OH तो 2NaH, ऐसे ये वाला हो गया 2KH।
तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है क्षार। तो वैसे तो अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते, लेकिन जो घुलते हैं तो फिर वो घुलने के बाद क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो धातुएं हैं सारी वो समान दर से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, कोई बहुत जल्दी करती है, कोई बहुत धीमे करती है और कोई तो क्रिया भी नहीं करती। तो उन्हीं रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। प्राय सभी धातु ऑक्सीजन से समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे सोडियम, Na और पोटेशियम के ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया करते हैं। ये इतनी शीघ्रता से क्रिया करते हैं कि अगर इन्हें वायु में आप थोड़ा खुला छोड़ें ऑक्सीजन में, तो आप समझ लीजिए वहां पर आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाता है। कई बार देखने को आपको प्रैक्टिकल मिलता होगा कि सोडियम का टुकड़ा अगर पानी में डालते हैं तो विस्फोट होता है, अचानक से ऐसे आती है जैसे बम फटने की आवाज आती है। तो वही बात बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा है, इन धातुओं की ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन तेल में अर्थात मिट्टी के तेल में आप डुबो कर रखते हैं, जिससे कि ये वायु के संपर्क में ना आए और वहां पर विस्फोट ना हो। बात अगर करें सामान्य ताप पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, सीसा, लेड जिसको हम बोलते हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और इनके ऊपर एक पतली परत इन्हीं के ऑक्साइड की चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम है तो MgO बना लेगा वो, तो MgO की पतली परत चढ़ जाएगी और फिर उसे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देगी वो। तो इसलिए पहले चैप्टर में क्वेश्चन भी था कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की जो वो पट्टी है वो वायु के संपर्क में आई होगी तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उस मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगी, अर्थात उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देगी। तो इसलिए इन धातुओं को इनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी सामान्य ताप पर जब ये क्रिया करेंगी तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाएगी इन्हीं धातु के ऑक्साइड की। जैसे Mg पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, Al पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिंक पर जिंक ऑक्साइड की, सीसा माने लेड पर लेड ऑक्साइड की। फिर वो इनको ऑक्साइड की पतली परत जम जाएगी जो उसे पुनः ऑक्सीकरण से रोकती है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देगी इस धातु को, एक तरीके से उसका संक्षारण होने से रुकेगा। बात अगर करें चांदी और सोने की, भाई Ag और Au, ये तो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते और इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे तो इनके रंग में परिवर्तन नहीं आएगा, इनका संक्षारण नहीं होगा। तो इसलिए चांदी और सोने की जो ज्वेलरी है वो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो धातुओं का पहला रासायनिक गुण है धातुओं का दहन अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया, वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लें। इसके बाद हम धातु के दूसरे गुण की बात करेंगे। बात करते हैं धातुओं के दूसरे रासायनिक गुण की, जो कि है धातुओं की जल से क्रिया। अगर हम धातुओं की जल से क्रिया की बात करें तो देखिए धातुएं जो हैं, कुछ धातुएं तो ठंडे जल से क्रिया कर लेती है, माने जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो तो ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं। थोड़ा कम क्रियाशील धातुएं गर्म जल से क्रिया करती हैं, भाई उनके लिए जल गर्म करेंगे। थोड़ी और कम क्रियाशील धातु है तो उसके वो भाप से क्रिया कर लेंगी, माने कुछ धातुएं ठंडे जल से, कुछ गर्म जल से और कुछ भाप से क्रिया करती हैं। जबकि शेष बची अन्य धातुएं क्रिया ही नहीं करती जल से, चाहे वो गर्म जल हो, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे वो भाप हो। फिर सामान्यता अगर धातुएं जब क्रिया करती हैं जल से तो या तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती हैं या धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो यही मैंने देखिए लिखा है थ्योरी में, कुछ धातुएं ठंडे जल से, कुछ धातुएं गर्म जल से तथा कुछ धातुएं भाप से, जबकि शेष अन्य धातुएं जल से क्रिया ही नहीं करती। धातुएं जल से क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड या धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। इसलिए कॉमन रिएक्शन लिखिए, धातु जल से क्रिया कर रही है या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या धातु जल से क्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे बहुत अधिक क्रियाशील धातुओं की बात करें तो वो ठंडे जल से क्रिया कर लेती है। जैसे उसमें एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम। तो लिखा है पोटेशियम तथा सोडियम, K और Na जैसे धातु ठंडे जल से ही क्रिया कर लेंगे और तेज अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है और ऊष्मा निकलती है कि आप समझिए जो इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस होती है वो तुरंत के तुरंत उस निकलने वाली ऊष्मा के साथ जल जाती है। माने सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से इतनी शीघ्रता से क्रिया करते हैं, इतनी तेजी से क्रिया करते हैं और साथ में ऊष्मा निकलती है। वो जो निकलने वाली ऊष्मा है और वो जो बनने वाली हाइड्रोजन है, वो ऊष्मा और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन जल जाती है, इसलिए वो विस्फोट जैसा दिखाई देता है। तो कई बार आप यूट्यूब पर ही बहुत सारी शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे कि सोडियम का टुकड़ा पानी में डाला और आग लग गई। तो वो आग लगने का क्या कारण है? क्योंकि सोडियम ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में ऊष्मा निकलती है और ये बहुत तेजी से होता है ये काम। वो ऊष्मा जो निकली है और साथ में जो हाइड्रोजन बनी है
वो हाइड्रोजन उस ऊष्मा की उपस्थिति से ही आग पकड़ लेती है, माने जल जाती है, तुरंत के तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। तो देखिए ये लिखा है पोटेशियम तथा सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि जो तेजी होती है तथा ऊष्मा निकलती है कि इसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन होती है वो तुरंत के तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत के तुरंत जल जाती है। तो इस अभिक्रिया को आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 2K + 2H2O, H2 HCl में करता है तो 2KH + H2। तो आप देख रहे होंगे कि धातु जब जल से क्रिया कर रही है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और साथ में ऊष्मा निकल रही है। तो ये एक तो पहली बात तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। दूसरी बात ये जो ऊष्मा है इसकी उपस्थिति में ये हाइड्रोजन गैस जल जाती है तुरंत के तुरंत। तो लिखा ना इसमें निकलने वाली हाइड्रोजन तुरंत ही प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत ही जल जाती है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम जल से जब क्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में ऊष्मा भी निकली। बहुत तेजी से ये सब काम होता है, तो इस ऊष्मा की उपस्थिति में हाइड्रोजन तुरंत ही जल जाती है। तो आप देखेंगे धातु जल से क्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बना रही है, जो कि मैंने यहाँ लिखा था कि धातु जल से क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से ये अभी पहला ही पॉइंट हुआ है कि जब ठंडे जल से धातुएं क्रिया कर रही हैं तो धातुएं ठंडे जल से क्रिया कर बहुत तेजी से कर रही हैं, ऊष्मा निकल रही है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी इसको कहेंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ाया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो धातुएं ठंडे जल से क्रिया कर बहुत तेजी से करती हैं, ऊष्मा निकलती है और वो जो निकलने वाली हाइड्रोजन है ऊष्मा के साथ जल जाती है तुरंत के तुरंत। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए सब लिखा है। इसके बाद हम अभी इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरे पोर्शन की ही बात करेंगे। तो देखिए धातुओं के जल से क्रिया का नेक्स्ट स्टेप मैंने आपके लिए थ्योरी में लिखा है। कैल्शियम धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो बहुत धीमी गति से करती है, और धीमी गति से करती है तो हाइड्रोजन निकलती है लेकिन ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाती। तो ऊष्मा निकलती तो है, अर्थात कैल्शियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाना, हाइड्रोजन निकलना, ऊष्मा भी निकलती है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे भी पहले मैं आपको बता रहा था सोडियम और पोटेशियम कर रहे थे। लेकिन अब की बार ऊष्मा उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं आती जिससे कि हाइड्रोजन जल जाए। तो कैल्शियम धातु जल से क्रिया कर बनाती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने बनता तो धातु का हाइड्रोक्साइड ही है, हाइड्रोजन बनती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं आती जिससे कि उस हाइड्रोजन का जलन हो जाए, प्रज्वलन हो जाए। तो देखिए यही लिखा है थ्योरी में, कैल्शियम धातु जल के साथ धीमी गति से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित ऊष्मा के साथ प्रज्वलित नहीं हो पाती क्योंकि इसमें पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती पर्याप्त मात्रा में। तो देखिए कैल्शियम जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और साथ में हाइड्रोजन बन रही है और थोड़ी मात्रा में ऊष्मा भी इसमें बाहर आएगी, लेकिन ये ऊष्मा इस हाइड्रोजन को जला नहीं पाती क्योंकि कम मात्रा में होती है। बात करें अगर एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातु की, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जैसे धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ क्रिया करते, बल्कि ये भाप के साथ क्रिया कर लेते हैं। माने जल की पहले भाप बनाई जाती है, उस भाप से इनकी क्रिया कराई जाती है और भाप से क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे, धातु के ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एल्यूमिनियम + H2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe + H2O आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, तो हमने देखा धातुओं के जो बहुत क्रियाशील धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम, वो जल से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं धातु के, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा आ रही है जिससे वो हाइड्रोजन और ऊष्मा आपस में जल जा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है वो जल जा रही है ऊष्मा की उपस्थिति में। जबकि कैल्शियम धातु जल के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया कर रही है और ऊष्मा इसमें आ रही है, लेकिन इतनी ऊष्मा नहीं आ रही है कि हाइड्रोजन जल जाए। जबकि बात करें एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातुओं की, तो ये ठंडे और गर्म जल दोनों से क्रिया नहीं कर रहे, लेकिन भाप से क्रिया कर धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। जबकि देखिए सीसा, कॉपर, चांदी और सोना ऐसी धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, जो मैंने लाइन थ्योरी में पहले लिख दी थी कि कुछ धातुएं जल से, ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं, कुछ गर्म जल से कर लेती हैं, कुछ भाप से कर लेती हैं और शेष अन्य धातुएं जल से क्रिया ही नहीं करती। तो उनमें सीसा, लेड, कॉपर, चांदी और सोना ऐसी धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए धातुओं के 2 रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। पहला धातुओं का दहन अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया, दूसरा धातुओं की जल से क्रिया। तो इसको भी आप अपने उस नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम धातुओं की तीसरे रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो देखिए बात करते हैं धातुओं के तीसरे रासायनिक गुण की, जो कि है धातुओं के साथ अम्लों की क्रिया। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सी ये बात है। देखिए जब धातुएं अम्लों से क्रिया करेंगी, तनु अम्लों से स्पेशली, तब वो अम्लों की हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और लवण का निर्माण करेंगी। तो यही मैंने देखिए लिखा है,
धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और लवण का निर्माण करती हैं। तो जैसे देखिए जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ZnH2 को यहाँ से विस्थापित करेगा, ZnCl2 माने जिंक क्लोराइड बनेगा, एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी। Mg H2SO4 से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो रही है। तो इस टॉपिक को तो हम पहले भी जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं। तो ये धातुओं का तीसरा रासायनिक गुण है। इसके बाद हम धातुओं के चौथे रासायनिक गुण की बात करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। धातुओं का चौथा रासायनिक गुण है धातुओं की अन्य धातु लवणों से क्रिया। माने कोई एक अधिक क्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील धातु लवण से क्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु उस कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है, अर्थात उसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो इस प्रकार से अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। तो यही लिखा है, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु लवण से क्रिया करती है तब अधिक क्रियाशील धातु लवण से कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। देखिए जैसे Zn ये अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील, और जो कॉपर है आपका वो कम क्रियाशील धातु है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए इस Zn ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और स्वयं उसका स्थान लिया, माने जिंक सल्फेट बनाया, ZnSO4, कॉपर को उसने बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। ये चौथा धातुओं का रासायनिक गुण है। इस क्रियाशीलता के आधार पर ही धातुओं को एक श्रेणी बनाई गई है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में आपको मैंने धातुओं के चार रासायनिक गुण पढ़ाए, बड़े डिटेल में समझाए भी हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या धातु के रासायनिक गुणों पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब उसमें हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जहां से 101% क्वेश्चन आता है, उस सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को कैसे निष्कर्षण करते हैं, माने आपको जो धातुएं दिखती हैं तो उनके अयस्क से या उनको कैसे निष्कर्षित किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। माने चैप्टर का वो लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज से पहले का। फिर उसी में नेक्स्ट लेक्चर में ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है, जंग लगने का जो कारण है उसको कैसे रोका जा सकता है, एल्यूमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगता, लोहे पर क्यों लग जाता है। इस प्रकार से जैसे अशोक लोहा स्तंभ है उसको लेकर देखिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया गया कि आज तक वो सुरक्षित है, संचारण नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप अब तक के सारे लेक्चर रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। कोई अगर डाउट और क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, तो कमेंट के माध्यम से मेरे से आप डिस्कस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।